धरती पर शायद उतने रहस्य नहीं हैं जितने धरती अपने अंदर समेटे हुए है। तभी तो आए दिन चौंका देने वाली चीज धरती के गर्भ से बाहर निकलती रहती है। आज हम आपके लिए ऐसे ही कुछ चौंका देने वाले रहस्य लेकर आए हैं जिन्हें धरती के अंदर से खोद कर निकाला गया है। मगर हैरानी की बात तो ये है कि आज तक साइंटिस्ट उन रहस्य को पता नहीं लगा पाए हैं कि आखिर वो वहां आए तो आए कैसे। नंबर 1 पर आती है द चाइनीज सुपर केव। अगर बात की जाए इस गुफा की तो ये दुनिया की सबसे बड़ी अंडरग्राउंड गुफा है जिसे कब और किसने बनाया इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। ये दुनिया का सबसे बड़ा अंडरग्राउंड चैम्बर है जो चीन में खोजा गया है। इसको द म्याओ रूम कहा जाता है। हालांकि कुछ लोग इसे सुपर केव भी कहते हैं। ये कितना बड़ा होगा इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसके अंदर गीजा के पिरामिड के आकार के 4 स्ट्रक्चर समा सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद इसमें काफी जगह बच जाएगी जिसमें 22 फुटबॉल ग्राउंड बनाए जा सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि म्याओ रूम 380.7 मिलियन क्यूबिक फीट बड़ा है। अगर बात की जाए इसकी लोकेशन की तो ये चीन के जियोनगेटू हे नेशनल पार्क के अंदर है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके बारे में पहले से ही दुनिया को जानकारी थी। इनफैक्ट इसे 1989 में खोजा गया था। इसे किसने और क्यों बनाया इसके बारे में कोई जानकारी अभी तक नहीं है। बट जैसे ही ये सामने आई तो पूरी दुनिया के आर्कियोलॉजिस्ट की निगाहें इस पर आ गई, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 2013 में ब्रिटिश एक्सप्लोरर्स के एक ग्रुप को इस केव की मैपिंग करने के लिए नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी ने फंड दिया ताकि इस ह्यूज केबिन को पूरी तरह से एक्सप्लोर किया जा सके। मगर ये एक्सप्लोरेशन आसान नहीं होने वाला था। पता है क्यों? वेल, ऐसा इसलिए इसके अंदर बहुत अंधेरा था क्योंकि सूरज की रोशनी तक वहां नहीं पहुंच पाती थी। मगर इसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और वो लोग लगे रहे। लेकिन जैसे जैसे वो इसे एक्सप्लोर कर रहे थे उन्हें समझ आ रहा था कि ये कोई साधारण सी जगह नहीं है, बल्कि ये बहुत पुरानी गुफा है जिसे 100 मिलियन साल पहले बनाया गया था। हालांकि ये दुनिया की सबसे बेहतरीन प्राकृतिक जगहों में से एक है। लेकिन दुख की बात यह है कि इसमें कुछ एक्साइटिंग मिस्ट्री नहीं है। इनफैक्ट यहाँ पर एंशिएंट सोसाइटी से जुड़े कोई रिमेन्स भी नहीं दिखाई दिए हैं और ना ही अभी तक अननोन ह्यूमन एंसेस्टर्स के यहाँ कोई रिमेन्स मिल पाए हैं। साथ ही यहाँ से ना किसी इंसान की हड्डी मिली है और ना ही उनकी इस्तेमाल की गई कोई चीज। लेकिन सवाल ये है कि जब इतने पुराने टाइम में इस गुफा को बनाया गया था तो यहाँ से कोई भी सबूत क्यों नहीं मिला है? कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ मौजूद हर एक सबूत को निस्ते नाबूद कर दिया गया? कहीं कोई ऐसा तो नहीं जो इसके सच को बाहर ही नहीं आने देना चाहता? यकीन मानिए ये भी एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब हमारे पास नहीं है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और हमारी अगली अंडरग्राउंड मिस्ट्री है नेहल मिशमर होड, जो है दुनिया की मोस्ट पॉपुलर कंट्री इजराइल में। वैसे इजराइल के पास और डेड सी के चारों ओर मौजूद डस्टी एंड ड्राई केव्स में खोजे गए डेड सी स्क्रॉल्स के बारे में तो आपने सुना ही होगा। लेकिन 1960 के दशक में यहाँ एक और अमेजिंग थिंग की खोज की गई थी जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और ये चीज थी नेहल मिशमर होड। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें ऐसा क्या था, तो बता दें इसमें कैलकोलिथिक पीरियड का एक ऐसा खजाना मिला जिसका रहस्य अभी भी बरकरार है। हालांकि ये खजाना सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात का नहीं था, बल्कि यहाँ डेड सी के पास जूडियन डेजर्ट की केव में कैलकोलिथिक पीरियड यानी कि लगभग 4000 से 3300 बीसी की वस्तुओं का एक ग्रेट कलेक्शन मिला था। मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट के अकॉर्डिंग 1961 में जब ये कलेक्शन मिला तो ये एक नेचुरल क्रैक में छिपा हुआ था और बहुत ही खूबसूरती से इसे स्ट्रॉ मैट में रैप किया गया था, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो हजारों साल पुराने हमारे पूर्वज हमें कुछ बताना चाहते हैं। वैसे अगर इस कलेक्शन की बात की जाए तो इसमें 442 अलग अलग वस्तुएं थी। इसमें 429 तांबे की, 6 हेमेटाइट की, 1 पत्थर की वस्तुएं थी। साथ ही 5 दरियाई घोड़े की और 1 हाथी दांत की बनी हुई वस्तु भी थी। यही नहीं, इसमें तो तांबे की कई वस्तुएं भी थीं जिन्हें लॉस्ट वैक्स प्रोसेस का यूज करके बनाया गया था। अगर लॉस्ट वैक्स टेक्निक की बात की जाए तो ये वही प्रक्रिया है जिससे दुनिया की सबसे मशहूर नर्तकी की मूर्ति बनी हुई है जो हड़प्पा सभ्यता में मिली थी। हालांकि उसे ही लॉस्ट वैक्स टेक्निक का सबसे पहला यूज माना जाता है।
मगर इस कलेक्शन को देखकर लग रहा था कि यहीं पर सबसे पहले लॉस्ट वैक्स टेक्निक का इस्तेमाल हुआ होगा, जो वास्तव में एक कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी थी। वैसे हम आपको बता दें, यहाँ जितने भी तांबे के टूल्स मिले हैं उनके लिए सिनाई पेनिनसुला की टिम्ना माइंस में मौजूद ऑलमोस्ट प्योर कॉपर का यूज किया गया था। हालांकि वो अलग बात है कि ज्यादा डिटेल आइटम्स तांबे से बनाई जाती थी, जिसमें आर्सेनिक का हाई परसेंटेज लगभग 4 से 12% होता था, जो शुद्ध तांबे की तुलना में कम डिफिकल्ट होता है और साथ ही ये ज्यादा आसानी से ढल भी जाता है। अगर आप अभी शॉक्ड रह गए तो जरा रुकिए, क्योंकि जिस स्ट्रॉ मैट में ये वस्तुएं लपेटी गई थीं, उसकी कार्बन डेटिंग से पता चला है कि ये भी कम से कम 3500 BC की है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस टाइम पीरियड में तांबे का कॉम्प्रिहेंसिव इस्तेमाल होने लगा था, जो इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स की कंफर्मेशन करता है। मगर यहाँ सबसे ज्यादा मिस्टीरियस बात यह है कि नाहल मिशमर कलेक्शन में वस्तुओं को देखकर ऐसा लगता है जैसे इन्हें जल्दीबाजी में कलेक्ट किया गया था। मगर ऐसा क्यों किया गया, ये आज तक कोई नहीं जानता। वैसे कुछ ओल्ड टेक्स्ट से पता चलता है कि शायद ये टूल्स डेड सी से लगभग 12 किलोमीटर दूर मौजूद इन गेदी के एक मंदिर का पवित्र खजाना था। असल में ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि डेड सी के पास लोकेटेड इन गेदी मंदिर में एक गेट हाउस बना है, जिसके साथ साथ एक मिट्टी और ईंट की दीवार का घेरा बना हुआ है। साथ ही गेट हाउस की दूसरी तरफ मेन स्ट्रक्चर बना है, जो एक लॉन्ग नैरो रूम है और लंबी दीवार में एक गेट के थ्रू एंटर करता है। साथ ही इस कमरे के सेंटर में और इस गेट के दोनों ओर लॉन्ग नैरो बेंचेस भी हैं। इसके अलावा दरवाजे के सामने एक सेमी सर्कुलर स्ट्रक्चर भी है, जिस पर एक गोल पत्थर खड़ा है। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे शायद इसे किसी पवित्र वस्तु को सहारा देने के लिए बनाया गया होगा। और इन सब को देखकर ऐसा लगता है कि टेम्पल मटेरियल को शायद इमरजेंसी के समय नाहल मिशमार की गुफा में छिपा दिया गया था। लेकिन अभी तक भी इस जमाखोरी के कारण और ऑब्जेक्टिव का पता नहीं चल पाया है। आखिर ऐसा क्यों किया गया, ये आज भी एक रहस्य बना हुआ है। मगर चाहे जो भी हो, इतना तो तय है कि ये वस्तुएं पब्लिक गैदरिंग्स में काम करती रही होंगी। नंबर 3 पर आता है द क्वाइन होर्ड, जो है जापान में। ये कहानी ज्यादा पुरानी नहीं है। एक्चुअल में हाल ही में हुई एक खोज के दौरान आर्कियोलॉजिस्ट ने लगभग 1 लाख एंशिएंट क्वाइंस के एक स्टोर का पता लगाया है, जो जापान में है। इसकी लोकेशन की बात की जाए तो ये टोक्यो से लगभग 60 माइल्स नॉर्थ वेस्ट में लोकेटेड माएबाशी नाम के एक सिटी में है। वैसे इन क्वाइन के मिलने की कहानी भी काफी इंटरेस्टिंग है। पता है कैसे? ऐसा इसलिए क्योंकि माएबाशी में एक कारखाना बनाया जाना था और यहाँ कारखाने के कंस्ट्रक्शन से पहले की खुदाई चल रही थी। मगर तभी यहाँ सिक्के मिलने शुरू हुए। बस फिर क्या था, तुरंत ही आर्कियोलॉजिस्ट को बुलाया गया और उन्हें यहाँ एक्सकेवेशन से लगभग 1 लाख सिक्कों का एक बड़ा भंडार रिसीव हुआ, जिसे देखकर हर कोई हैरान था। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग यहाँ से मिले कॉइन में अब तक केवल 334 सिक्कों की जांच की गई है, जिनमें सबसे पुराना सिक्का 175 ईसा पूर्व का है। मगर हैरानी की बात तो ये है कि ये कॉइन जापान में दरअसल चीन से आया था, जबकि सबसे हालिया सिक्का 1265 ईस्वी का है। साथ ही एक दूसरी रिपोर्ट में कहा गया है कि सिक्के 1060 बंडलों में पाए गए थे, जिनमें से हर बंडल में लगभग 100 सिक्के थे। इतना ही नहीं, इसमें हाफ एन आउंस जैसे चाइनीज इंस्क्रिप्शंस वाले बैंग लियांग कॉइन्स भी शामिल हैं। वैसे आपको बता दें, ये बैंग लियांग सिक्के आमतौर पर चीन में लगभग 2200 साल से प्रोड्यूस्ड होते हैं। इनफैक्ट मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री के एसोसिएट प्रोफेसर एथन सेगल ने तो यहाँ तक कहा कि इस तरह के सिक्के कभी पूरे जापान में मिलते होंगे, वो भी स्पेशली मेडिवल टाइम्स, यानी कि 13वीं से 16वीं शताब्दी के आसपास। यानी कि उस दौर में चीन एंड जापान के रिश्ते काफी मजबूत रहे होंगे, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि सिक्कों के इन बंडलों को एक साथ जोड़ने के लिए भी चीनी कॉइन का रेफरेंस लिया गया था। असल में ऐसा जापान ने चौकोर छेद वाले चीनी सिक्कों से प्रभावित होकर किया था। आपको बता दें कि जापानियों ने द एंड ऑफ द 7th सेंचुरी में अपनी मेटेलिक करेंसी का प्रोडक्शन शुरू किया था। हालांकि छिपे हुए खजाने की पॉसिबल रूट्स पर विचार करते हुए स्कॉलर कई थ्योरीज को प्रपोज्ड करते हैं।
इनमें से कुछ लोगों का कहना है कि होर्डिंग की सेफ्टी के लिए शायद इस जगह बैंक के रूप में काम करने वाली कोई संस्था रही होगी या इसका संभवतः कोई सिंबॉलिक धार्मिक महत्व होता होगा। एक अल्टरनेटिव थ्योरी ये भी है कि ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ वॉर जापानी लोगों ने दुश्मन ताकतों से बचने में बाधा डालने के लिए शायद ये सिक्के गाड़ दिए होंगे और आज इस थ्योरी को काफी लोग मानते हैं। लेकिन जापानी इतिहास में स्पेशलाइजेशन रखने वाले रिटायर्ड प्रोफेसर विलियम फारिस इस विचार का समर्थन करते हैं कि ये सिक्के एक बैंक के समान एक तरह के सिक्योर स्टोरेज के रूप में काम करते रहे होंगे, लेकिन इनकी असलियत क्या है इस बारे में कुछ भी दावे के साथ नहीं कहा जा सकता। नंबर 4 पर आता है द सबटेरेनियन चर्च। अगर बात की जाए इस चर्च की तो ये बहुत ही पुराना अंडरग्राउंड चर्च था और इसके इतिहास की बात करें तो 8th सेंचुरी BC के दौरान फ्रांसिस डी वैली में चूना पत्थर की चट्टान के पास इस चर्च को बनाया गया था और फिर 400 साल के बाद बेनेडिक्टियन मॉन्क्स के एक ग्रुप ने यहाँ मौजूद इस चर्च का विस्तार किया और इसे एक भव्य संरचना में बदल दिया। सबटेरेनियन चर्च जो अभी भी बना हुआ है और अब ये एक सबसे इम्प्रेसिव लिविंग केव चर्च में से एक है। हालांकि कुछ इतिहासकारों का मानना है कि चर्च के पहले पीसेस 8वीं शताब्दी में बनाए गए थे, मगर इतिहासकारों के दूसरे ग्रुप का मानना है कि ये सच नहीं हो सकता, क्योंकि उनमें से कुछ लोगों का मानना है कि ये चर्च 4वीं सदी के आरंभिक काल का है, यानी कि इस चर्च की फाउंडेशन तब पड़ी थी जब रोमन किंग्स फ्रांस पर शासन कर रहे थे। हालांकि अभी तक इस बात की कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि इस चर्च को बनाने का मूल उद्देश्य क्या था। साथ ही इसका भी आज तक पता नहीं चल पाया है कि वास्तव में इसे बनाने वाले कौन थे। लेकिन अगर इसे पहले एक चर्च माना जाता था तो 12वीं सदी तक ऐसा क्या हुआ था कि इस अंडरग्राउंड सैंक्चुरी का विस्तार करना पड़ा था। फिलहाल तो इतना ही कहा जा सकता है कि इसका चाहे जो भी मेकिंग पर्पस रहा हो, ये वास्तव में शानदार है। सबटेरेनियन चर्च का उपयोग शायद मिडिल एजेस में रिलीजियस आर्टिफैक्ट्स को रखने के लिए किया जाता था और होने को तो ये भी हो सकता है कि उत्तरी स्पेन से सेंटियागो जाने वाले अतीत के यात्री के द्वारा इन कलाकृतियों को सुरक्षित रूप से भूमिगत रखा गया हो ताकि उनकी पूजा करने के लिए लोग यहाँ रुक सकें। वैसे अगर इसकी बात की जाए तो जैसा हमने अभी आपको बताया, सबटेरेनियन चर्च एक भूमिगत चर्च है और केवल तस्वीर देखकर इस जगह की गहराई को समझ पाना मुश्किल है, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस चर्च की मेन कैनोपी लगभग 60 फीट ऊंची है। यहाँ ह्यूज पिलर्स लगे हुए हैं जो इसकी छत को यहाँ मौजूद लोगों के सिर पर गिरने से बचाते हैं। साथ ही यहाँ हंड्रेड्स ऑफ स्कैरी डंजन यानी भूमिगत कैद खाने भी बने हुए हैं जिसमें ग्रेव्स एंड एम्प्टी कॉफिन्स हैं। ये यहाँ किसने और क्यों रखे ये कोई नहीं जानता। इसका सच शायद बाहर आ सकता था, मगर अफसोस फ्रेंच रिवॉल्यूशन के कारण इस चर्च का पतन हो गया, जिसकी वजह से सबटेरेनियन चर्च एक धार्मिक केंद्र से एक सॉल्ट पीटर वर्कशॉप में चला गया। नंबर 5 पर आती है लॉस्ट लाइब्रेरी। ये लाइब्रेरी गीजा के महान स्किफिन्स के नीचे छिपी हुई है। इस लाइब्रेरी के बारे में कहा जाता है कि अगर ओरिजिन ऑफ लाइफ और ब्रह्मांड के रहस्य के बारे में आपको कोई भी क्वेश्चन है तो वो सब इस लाइब्रेरी में है। पता है क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हर रहस्य का उत्तर इसमें है। इनफैक्ट कुछ लोगों का तो यहाँ तक मानना है कि गीजा के पिरामिड के नीचे जो लाइब्रेरी है उसे मानव सभ्यता की शुरुआत में स्वर्ग से आए लोगों ने बनवाया था। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि इसके नीचे लाइब्रेरी का कोई सबूत तक नहीं है, मगर चाहे जो भी हो, इसे आर्कियोलॉजिकल सर्कल में ज्ञान के खजाने के रूप में जाना जाता है। कुछ रिसर्चर्स का अनुमान है कि छिपी हुई लाइब्रेरी में डेटिंग के डॉक्यूमेंट भी हैं जो अटलांटिक की लॉस्ट सिटी के बारे में भी जानकारी रखते हैं। आप जानकर हैरान रह जाएंगे क्योंकि लॉस्ट लाइब्रेरी बिलीवर में से एक ऐसा व्यक्ति भी था जो कि एक दिव्यदर्शी था। पता है क्यों? क्योंकि उसने खुद ये दावा किया था कि वो भविष्य देख सकता है और उसका मानना था कि अटलांटिस के लोग इसके लाइब्रेरी के निर्माण में शामिल थे और उनके रहस्य अभी भी इस लाइब्रेरी में नीचे दबे हुए हैं। साथ ही मार्क क्रिस्टोफर का भी यकीन था कि ये लाइब्रेरी यहाँ जरूर है। क्रिस्टोफर ने तो यहाँ तक कहा था कि इजिप्शियन किसी तारामंडल के भीतर कहीं सितारों या दूसरे ग्रहों से आए थे। वैसे आपको क्या लगता है, क्या सच में यहाँ पर कोई लाइब्रेरी होगी या फिर ये वाकई में वहम है?
दोस्तों, तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने जमीन से खोजी गई कुछ ऐसी आश्चर्यजनक चीजों के बारे में बताया जिसका अभी तक स्कॉलर के पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। वैसे इनमें से कौन सा रहस्य आपको सबसे रोमांचक लगा, हमें कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। साथ ही अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।